है राइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 39 होने वाला है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर जो 4 है हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉज, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं यानी जो एक्सरसाइज हैं हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि 2 दिन कंटिन्यू मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और मैंने कोई भी लेक्चर नहीं बनाया। आज मैं नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। इस लेक्चर के अंदर हमने जो लॉ के बारे में पढ़ा था कि लॉ क्या होता है और लॉ किस तरह बनता है। हमने लॉज को यानी कानून को हमने जाना था। पहले हमने देखा था इसके अंदर कि लॉ जो है वो सब पे अप्लाई होता है, यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने एक बहुत सारी एग्जांपल से समझा था कि जिस तरह जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो भी, और एक जो आम बंदा होगा, आम नागरिक होगा, उसका जो बंदा भी होगा, बच्चा होगा, वो सब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ओके, इस तरह हमने फिर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो लॉ है उसकी जो हमने यहाँ पर एवोल्यूशन पढ़ी कि पहले किस तरह रूल ऑफ लॉ था, फिर उसके बाद वो चेंज हुआ और करते करते फिर आज का जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो किस तरह हमारे सामने आया। तो फिर हमने पढ़ा था कि हाउ डू वी न्यू लॉज कम अबाउट, यानी जो न्यू लॉ हैं वो किस तरह बनते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था। फिर डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस की हमने पूरी जो स्टोरी बोर्ड हमने पढ़ा, उसमें हमने जाना कि जो जो भी कोई न्यू लॉ बनता है वो पॉलिटिशियन जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो किस तरह उस लॉ को बनाते हैं और उन तक कोई भी इशू, सोशल इशू जो होता है वो किस तरह पहुंचता है, किस तरह जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे वर्कर होते हैं, ग्राउंड लेवल पर जो सिटीज़न होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, मीडिया रिपोर्टर होती है, जितने भी जो लोग हैं सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो भी लोग सोचते हैं, तो वो किस तरह किसी भी इशू को रेज़ करते हैं और उसके ख़िलाफ़ किसी भी अनजस्ट के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते हैं और फिर वो जो आवाज़ होती है वो कानूनदान तक पहुँचती है, यानी पार्लियामेंटेरियंस तक पहुँचती है। फिर वो उस पर कानून बनाते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ पर कानून बनाना ज़रूरी है। फिर अगर कोई भी पॉपुलर और अनकंट्रोवर्सल लॉ जो होगा, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्सल लॉ जो होगा, वो किस तरह बनते किस तरह हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ किस तरह आवाज़ उठाई जाती है, उनको किस तरह क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और फिर जो कौन सी वो अथॉरिटी है जो उनको यहाँ पर अमेंड करती है या फिर इनको रिपील कर देती है, ख़त्म कर देती है ऐसे लॉज को, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। फिर किस तरह लोग प्रोटेस्ट करते हैं अनपॉपुलर लॉज के ख़िलाफ़, तो ये सब हमने पढ़ा। तो आज चलते हैं हम अपनी जो मेन टॉपिक है, यानी जो हमारी एक्सरसाइज है, हम उस पर चलते हैं। यानी हमारे जो 4 क्वेश्चन हैं इनको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ हमें यहाँ पर रहेगी, जो हमें पीछे पढ़ने से रह गई है, जो हम समझने से रह गई है, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन योर रिस्पांस इंक्लूडिंग ए फिक्शंस और रियल एग्जांपल ऑफ ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर हमें बोलता है कि आप अपने वर्ड के अंदर लिखो कि आपने जो रूल ऑफ लॉ है उसको किस तरह समझा, यानी रूल ऑफ लॉ जो है उसको आपने किस तरह समझा, वो आप अपने वर्ड में यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए, अपना रिस्पांस दीजिए किसी एग्जांपल से, चाहे वो फिक्शन हो या फिर रियल एग्जांपल हो। यानी आपने ऐसे ही खुद से बनाई हो कोई एग्जांपल या फिर रियल एग्जांपल हो, तो वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ की वो आप यहाँ पर दो। ठीक है ना। तो रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ स्टेट करती है, हमें बताती है कि जो भी लोग हैं, ऑल पीपल जो हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इक्वल हैं लॉ के आगे, यानी जो हमारा कानून है उसके आगे सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ओके, एवरी लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरी सिटीज़न इन इंडिया, यानी कोई भी कानून जो है, चाहे वो क्रिमिनल कानून हो, चाहे वो हमारा सिविल कानून हो, कोई भी हो, वो हर एक सिटीज़न के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर बराबर है। सब जो भी सिटीज़न हैं कानून की नज़र में बराबर हैं। कोई भी प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी हाई ऑफिशियल्स है ना, कोई भी प्रेसिडेंट, हाई ऑफिशियल, कोई भी कंट्री के अंदर जो भी पर्सन है वो लॉ से ऊपर नहीं है, यानी आर नॉट एबोव दी लॉ, यानी लॉ से ऊपर कोई भी यहाँ पर नागरिक, कोई भी सिटीज़न, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी प्रेसिडेंट, मुल्क का सदर, पीएम, सब लॉ के नीचे हैं। लॉ यहाँ पर है, दूसरे सब लोग यहाँ पर हैं, और सब लोग यहाँ इसी को देख कर ही यहाँ पर इंडिया के अंदर रहते हैं, और जिसको भी जस्टिस मिलता है तो लॉ के कानून के मुताबिक ही जस्टिस मिलता है। कोई भी पनिशमेंट अगर किसी भी क्रिमिनल, कोई भी क्राइम कमिट हुआ हो, उसकी पनिशमेंट अगर जो दी जाएगी वो हर एक के लिए सेम रहेगी। ऐसा ना हो कि अगर कोई मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर अगर कोई मर्डर करता है
ठीक है ना, मर्डर करता है तो उसको भी वही सज़ा होगी जो एक आम नागरिक जो है अगर वो मर्डर करेगा तो उसको भी वैसी ही सज़ा मिलेगी, मिनिस्टर के बेटे जैसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे द पनिशमेंट, ये हमने पढ़ा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पावर और स्टेट, यानी जो जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो हर एक को सेम दी जाएगी। इस चीज़ को कता नज़र करते हुए कि उसकी पोस्ट क्या है, उसकी पावर क्या है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, कोई भी क्लर्क है वो अगर यहाँ पर करप्शन करता है तो उसको करप्शन के लिए पनिशड किया जाएगा। सेम इसी तरह जो पनिशमेंट है, अगर वो हायर ऑफिशियल जो है, अगर वो मिनिस्टर अगर है वो पनिश करता है यहाँ पर करप्शन या यहाँ पर वो क्राइम करता है तो उसको भी वैसी ही सज़ा मिलेगी जिस तरह एक क्लर्क को सज़ा मिलती है, ओके, करप्शन के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का रूल, कानून की नज़र में सब बराबर, ओके। State two reason why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India। यानी आप दो रीज़न यहाँ पर बताइए कि जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, जो तारीखदान हैं, उन्होंने इस चीज़ को मानने से क्यों इनकार किया है कि ब्रिटिश जो हैं उन्होंने रूल ऑफ लॉ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस तरह हमने अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो हिस्टोरियन हैं वो इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया है। ब्रिटिशर यानी हिस्टोरियन कहते हैं कि ब्रिटिशर ने रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है ना। यानी ब्रिटिशर के ज़माने में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता था। वो तो गोरों, जो हमारे जो गोरे थे यानी अंग्रेज़ जो थे, उनको अलग यहाँ पर कानून से यहाँ पर ट्रीट किया जाता था और इंडियंस को अलग कानून से ट्रीट किया जाता था। अगर इंडियन कोई क्राइम करता था तो उसको अलग सज़ा मिलती थी, अगर ब्रिटिशर कोई क्राइम करता था उसको अलग सज़ा मिलती थी। इवन के कोर्ट भी अलग रखे थे, जजेस भी अलग होते थे। तो ये कहाँ रूल ऑफ लॉ हुआ? तो हिस्टोरियन इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। तो दो रीज़न जो हैं जिससे जो ब्रिटिशर जो हिस्टोरियन हैं वो ये चीज़ मानने से इनकार करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिशर ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर दिया है। तो पहला है कि कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी। कॉलोनियल लॉ जो है वो आर्बिट्ररी था। आर्बिट्ररी का मतलब होता है वो जो था वो जालमाना लॉ था, वो मनमाना लॉ था। जिस तरह वो कॉलोनियल जो ब्रिटिशर थे वो जिस तरह सोचते थे वैसा ही लॉ बनाते थे, ना ही वो ह्यूमन राइट को यानी ह्यूमन राइट को मद्देनज़र रखकर वो लॉ नहीं बनाते थे, ना ही वो सिविल लॉ को नज़र जो सिविल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल जो नेचुरल जो खासकर राइट होते हैं, जो एक नागरिक एक सिटीज़न है उसको उसके गॉड ने जो राइट दिए हैं, राइट टू लाइफ, खासकर राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, ऐसे जो राइट हैं और ये ब्रिटिशर के मद्देनज़र नहीं होते थे। जब वो लॉ बनाते थे वो आर्बिट्ररी लॉ होते थे, वो अपने जिस तरह वहाँ पर अगर हम बात करें सीडिएशन की, तो सीडिएशन जो लॉ बनाया था उन्होंने कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसको इतनी सज़ा होगी। तो ये एक आर्बिट्ररी लॉ था अपने अंदर, क्योंकि जो राइट टू यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है, एक इंसान का दूसरे इंसान को या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को क्रिटिसाइज़ करने का एक राइट होता है, ये नहीं राइट टू एक्सप्रेशन। तो एक फंडामेंटल राइट जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माना गया, तो ब्रिटिश के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। दूसरा जो रीज़न है, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन द ब्रिटिश इंडिया। यानी दूसरा रीज़न ये देते थे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, यानी जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो हमारे लीडर थे, जिस तरह हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन जो गांधी जी थे, और जो इस तरह सरदार पटेल थे, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा किया है ब्रिटिश इंडिया के अंदर लीगल सफ़ेयर को डेवलप करने का। यानी जो कानून है, कानून को डेवलप करने का तो इंडियन नेशनलिस्ट को ने ही यहाँ पर जो प्रोमिनेंट और बहुत ही अहम रोल अदा किया है, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ इन न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड। यानी आप स्टोरी बोर्ड को रीड करो और बताओ और देखो कि किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो किस तरह यहाँ पर पास हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है, लॉ है, वो किस तरह यहाँ पर बना। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द डिफरेंट वेज इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्कड टू मेक दिस हैपन। तो जिस तरह उस स्टोरी बोर्ड के अंदर आपने देखा कि जो वुमेन्स ग्रुप थी उन्होंने किस तरह यहाँ पर वर्क किया, काम किया, मेहनत की, और इस तरह फिर लॉ बना, ह्यूमन ये डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ बना वुमेन्स के लिए। तो वो लॉ किस तरह, मतलब वुमेन का रोल क्या था उसमें अंदर, किस तरह वुमेन ने काम किया, तो आप अपने बोर्ड में यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए। तो पहले मैं आपको स्टोरी बोर्ड पे ले जाता हूँ कि वो क्या स्टोरी बोर्ड था जो हमने पढ़ा था। तो देखिए वो स्टोरी बोर्ड ये था, 1 मिनट प्लीज़, ये स्टोरी बोर्ड था पूरा। आप यहाँ पर देख सकते हो
इस स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने जाना था कि न्यू लॉ किस तरह बना, यानी डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह एक्ट जो है किस तरह आया, पहले जो किस तरह मतलब 1990 से पहले की बात हमने की, फिर 2000 में किस तरह लोगों ने प्रोटेस्ट किए, डिफरेंट जो लॉयर थे, जो एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने किस तरह काम किया। तो इसी की बात करता है कि आप अपने बोर्ड में लिखिए। तो चलो हम अपने बोर्ड में लिखते हैं। तो गाइज़, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है, हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम बहुत और नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। सो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वाज पास्ड विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, बी इट फिजिकल और वर्बल। यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारे पास बनकर आया, इसका जो मेन एम था वो यही था कि जो वुमेन हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस से, चाहे वो फिज़िकल हो वर्बल हो, उससे बचाया जाए। यानी फिज़िकल हो या मारपीट से, वर्बल हो गालियों से, जो उनको उनके पति या उनके ससुराल वाला कोई भी उनको जो जो यहाँ पर वायलेंस करता है, तो उससे यहाँ पर वुमेन को बचाया जाए। वेरियस जो वुमेन हैं, जो ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर मल्टीपल जो केसेस रिपोर्ट किए, यानी वेरियस वुमेन जो थी, वुमेंस ग्रुप जो थे, वो सोसाइटी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि मल्टीपल जो यहाँ पर ग्रुप थे, मल्टीपल जो केसेस थे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, उन्होंने रिपोर्ट किए, उन्होंने लिखे, उन्होंने देखे। और जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स थे, जो लॉयर यानी वकील लोग थे, लॉ स्टूडेंट जो कानून के स्टूडेंट हैं उन्होंने, और फिर जो एक्टिविस्ट जो वुमेंस के लिए जो काम कर रहे थे, एक्टिविस्ट जो हैं, सिविल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन्होंने काम किया और मिलकर काम किया। और फिर यहाँ पर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन बिल यहाँ पर उन्होंने ड्राफ्ट की। उन्होंने मतलब हर एक ने अलग अलग अपने अपने सफ़ेयर में काम करके उन्होंने देखा कि वुमेन के जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें ऐसे ऐसे लॉ होने चाहिए, ऐसा ऐसा कानून होना चाहिए, वो बिल यहाँ पर ड्राफ्ट करने लगे, ठीक है ना। फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वुमेंस वेरियस वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने यहाँ पर मिलकर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनको यहाँ पर सबमिशन की उन्होंने। और जो पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमेटी है, यानी जो नेशनल वुमेन कमीशन फॉर वुमेन ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है PSC, उसके सामने उन्होंने यहाँ पर सबमिशन की कि ऐसी हमने ड्राफ्ट किए हैं कुछ चीज़ें, आप देखिए इनको। फिर पार्लियामेंटेरियन जो स्टैंडिंग कमेटी उन्होंने देखा इसको, ऑल दीज एक्शन टेकन बाय वुमेन टुगेदर मेड द गवर्नमेंट पास द बिल अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो एक्ट थे, ये इन्होंने मिलकर यहाँ पर काम किया और फिर गवर्नमेंट जो है उनको प्रेशराइज किया और फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉ यानी डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर बनाया। तो ये पूरी स्टोरी बोर्ड का एक खुलासा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें, राइट इन योर ऑन बोर्ड दैट what you understand, 1 minute, write in your own word what you understand by the following sentence on page 44 to 45. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that these were forced to obey the law, including the idea of justice. यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने बोर्ड में लिखिए कि आपने पेज नंबर 44 और 45 पे जो पढ़ा है उसको आपने क्या अंडरस्टैंड किया, अपने बोर्ड में लिखिए। तो चलो हम पहले पेज नंबर 44 और 45 देख लेते हैं। पेज नंबर 44 जो है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है हमारा पेज नंबर 44। तो इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि जो लॉ है वो सब हर एक के लिए इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर हमने ना सीडिशन लॉ के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और ऐसी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलो हम देखते हैं क्या पूछता है हमसे इस क्वेश्चन। They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from the set of rules that they forced to obey the law, including idea of justice. जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ये उन्हीं की बात कर रहा है कि उन्होंने किस तरह यहाँ पर जो इक्वलिटी का जो राइट थे, जो इक्वलिटी का जो कंसेप्ट था वो चेंज किया और उन्होंने यहाँ पर इस आइडिया को चेंज किया कि लॉ जो है उसको फोर्स किया जाए, बल्कि उन्होंने इस आइडिया को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया कि जो लॉ है वो हर एक के लिए जस्टिस लेकर आता है, इंसाफ लेकर आता है, कानून जो है वो इंसाफ के लिए बनता है। ओके, तो इंडियन यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज फोर्स्ड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिस तरह मैंने को पहले ही बोला कि जो ब्रिटिशर थे वो जो भी लॉ बनाते थे तो इंडियंस को, यानी जो हमारे जो हिंदुस्तानी थे उनको ये यहाँ पर फोर्स करते थे कि आप इस लॉ को मानिए। हिंदुस्तानी वो अपने दिल से उस लॉ को नहीं मानते थे, क्योंकि वो उनकी कंसेंट के मुताबिक वो लॉ नहीं बनता था और वो हमेशा उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता था वो लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिटिशर उनको फोर्स करते थे, उनको बाई फोर्स बाई पुलिस यहाँ पर मनाना जो वो करते, लॉ मनवाते थे। ओके, द सेट ऑफ रूल्स वाज आर्बिट्ररी एंड नॉट ऑथराइज्ड बाय द इंडियन नेशनलिस्ट। यानी जो भी रूल्स यहाँ पर बनाते थे ब्रिटिशर, वो आर्बिट्ररी थे, वो मनमाने थे। और यहाँ पर जो इनको जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे
वो यहाँ पर अथोराइज़ नहीं करते थे, यानी वो बोलते थे ये लॉ जो है ये काले कानून है, ये काले कानून हम नहीं मानेंगे। हेंस द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर आल्सो एम्ड टू एट मेकिंग ए सेट ऑफ रूल्स दैट वर फेयर एंड जस्ट फॉर ऑल। यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, तो फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, वो ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ उन्होंने यहाँ पर जो मेम खड़ी की थी, जो उन्होंने फ्रीडम खड़ी ये मूवमेंट खड़ी की थी, तो वो ये भी सोचते थे, उनका ये भी मकसद था, ये भी एम था कि हम एक ऐसा रूल बनाएंगे, ऐसा सेट ऑफ रूल बनाएंगे जिसमें फेयर होगा, जिसमें जस्ट होगा, यानी इंसाफ होगा और फेयर होगा, ठीक है ना, साफ़ होगा। वो मतलब यहाँ पर इंसाफ से वो जो लॉ होगा वो हर एक के लिए बराबर होगा, हर एक के लिए फेयर होगा, हर एक के लिए इंसाफ पसंद होगा वो, ठीक है ना। एंड वी आर नॉट जस्ट इम्पोज ऑन द इंडियन टू फॉलो, यानी ये लॉ जो है ये इम्पोज नहीं किया जाएगा, ये एक हम ऐसा लॉ बनाएंगे जो हर एक खुद खुद उसको मान लेगा, खुशी खुशी मान लेगा, दिल से मान लेगा, क्योंकि वो उनके लिए ही होगा, उनको इंसाफ देगा। यानी जो हमारे सिटीज़न होंगे, जो हमारे सिटीज़न होंगे, उनको वो कानून इंसाफ देगा, इसलिए वो इसको मान लेंगे खुद ब खुद। द इंडियन नेशन बिगन टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड वांटेड ए सेट ऑफ रूल्स दैट वर इक्वल फॉर ऑल। यानी इंडियन नेशनलिस्ट तो यहाँ पर उन्होंने फ़ाइट करनी स्टार्ट की और वो एक सेट ऑफ रूल बनाते थे जो हर एक के लिए इक्वल होने थे, ओके। यानी फ्यूचर में हर एक के लिए इक्वल होने थे जब इंडिया आज़ाद होगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपने 4 क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, और हमने देखा कि किस तरह जो क्वेश्चन जिनकी जो हमें हमारे चैप्टर में पढ़ने से जो चीज़ें रही थी हमने वो भी यहाँ पर पढ़ी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने एंजॉय से पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या हमें मेल करके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा द जुडिशरी। यस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है द जुडिशरी। आपको जो हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं इसे, अदालतें हैं, उनके बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में पूरा समझ आने वाला है आप जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।